हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है ना, चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या खास बात इसमें लिखा हुआ है और क्या कुछ नया सीखने को मिल सकता है। द ग्रोथ रेट ऑफ GDP increased in the reform period, but significant employment opportunities in the country was not increased। यानी कि जो हमारा रिफॉर्म पीरियड था, यानी कि जब हमारा लिबरलाइजेशन वाला पीरियड, प्राइवेटाइजेशन वाला पीरियड और ग्लोबलाइजेशन वाला पीरियड जब हमारा चल रहा था ना, तो उस समय पे जीडीपी में उछाल तो आया था। यानी कि जीडीपी हमारा बढ़ तो रहा था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा था, यानी कि गुड्स और सर्विस यहाँ पे ज़्यादा क्रिएट हो रहे थे, उसके वैल्यू भी ज़्यादा थे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे रोज़गार अभी भी नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा पीरियड था ना जहाँ पे कि हम लोग नए नए टेक्नोलॉजी को अपना रहे थे, अडॉप्ट कर रहे थे। तो आधा से ज़्यादा काम तो हमारा मशीन ही कर दे रहा था। तो मशीन के काम करने के कारण यहाँ पे लोगों को उतना ज़्यादा रोज़गार नहीं मिल पा रहा था। तो जीडीपी तो बढ़ रहा था, गुड्स और सर्विस क्रिएट तो हो रहा था, लेकिन रोज़गार नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो था हमारा न्यू टेक्नोलॉजी, नए नए इन्वेंशन। हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे थे, लोगों को हम लोग काम नहीं दे रहे थे, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट इतना नहीं बढ़ पाया। लेकिन जीडीपी हमारे कंट्री का उस समय पे बहुत ही तेज़ी से भाग रहा था। ठीक ना, तो ये हो गया हमारा एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ के बारे में। ठीक ना, चलिए तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि ग्रोथ तो हो रहा था, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतना ज़्यादा जनरेट नहीं हो पा रहा था। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर हमारा है रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या बदलाव किए गए, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन एबल टू बेनिफिट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी रिफॉर्म्स का, एलपीजी का, इसमें उतना ज़्यादा कुछ खास रोल देखने को नहीं मिला। यानी कि ये भी जैसे चलता था वो भी एकदम बिल्कुल अपने समान गति से ही चल रहा था। इनमें उतना ज़्यादा साबित नहीं हो पाया हमारा एलपीजी, इसमें उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आ पाया हमारा, है ना। आगे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर विच includes irrigation, power, roads, markets, linkages, research and extension has fallen in the reform period। यानी कि जब हमारा एलपीजी वाला दौर चल रहा था, तो उस समय पे पब्लिक जो है ना, यानी कि जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इस एग्रीकल्चरल सेक्टर पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ना ही उन्होंने इरिगेशन पे ध्यान दिया, ना ही उन्होंने बिजली पे, यानी कि पावर पे ध्यान दिया, ना ही सिंचाई पे, नहीं रोड पे, नहीं ना ही मार्केट को लिंक करने के लिए उन्होंने ध्यान दिया, ना ही उन्होंने रिसर्च किया, ना ही एग्रीकल्चर को उन्होंने बढ़ाया। यानी कि रिफॉर्म पीरियड में ये उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण एग्रीकल्चर में भी उतना ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने को नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं फिर। फर्दर द रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच हैज़ अफेक्टेड द स्मॉल फार्मर्स। और जब रिफॉर्म वाला हमारा पीरियड चल रहा था, उस समय पे जो फर्टिलाइजर यानी कि जो खाद पे सब्सिडी मिलता था, जो छूट मिलता था, वो भी नहीं दिया जा रहा था। जैसे देखिए, गवर्नमेंट ना किसानों को क्या करती है, सब्सिडी देती है। यानी कि यदि वो खाद खरीदेंगे, बीज खरीदेंगे, तो जो बोरी हो सकता है खाद का 600 रुपये का हो, उनको 400 रुपये में मिल जाएगा, क्योंकि किसान को है ना सरकार सब्सिडी देती है, छूट देती हैं। लेकिन रिफॉर्म पीरियड में वो छूट इनको नहीं मिल पा रहा था, नहीं दे पा रहे थे सब गवर्नमेंट। तो इनके वजह से ये हो गया, अब चूंकि सब्सिडी इनको मिल नहीं रहा है, कोई छूट मिल नहीं रहा है, तो इनको जो खाद मिलना होता था वो उतने ही दाम में मिलता था, इनको कोई छूट नहीं मिलता था उस समय पे। उसी प्रकार से क्या हुआ, हैज़ लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जो खेती करने का जो उनका लागत था, वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जहाँ पे मान लीजिए उसका उस समय पर 10,000 में खेती होता होगा, तो अब 15,000 18,000 रुपया लग रहा होगा, क्योंकि अब इनको सब्सिडी नहीं मिल रहा है किसी भी अनाज पर, या फिर किसी भी खाद पर, किसी भी बीज पर इनको सब्सिडी नहीं मिल पा रहा था। आगे, दिस सेक्टर हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग अ नंबर ऑफ पॉलिसी चेंजेज। और एग्रीकल्चरल सेक्टर में ना अलग अलग प्रकार का पॉलिसी यहाँ पे चेंज होता रहता था उस समय पे, यानी कि कभी भी स्टेबल नहीं रहा, अलग अलग नियम कानून इसमें आते रहते थे। जैसे पहले क्या था, रिडक्शन इन import duties on agricultural production, removal of minimum support price and lifting of quantitative restriction on agricultural products। यानी कि यहाँ पे ये हो गया कि जैसे देखिए पहला क्या है, रिमूवल ऑफ, अच्छा पहले यहाँ था रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चरल इम्पोर्ट्स। अब देखिए होता क्या था, जो भी अलग यानी कि बगल दूसरे कंट्री इंडिया में लाके अपने सामान को बेचना चाहते थे, उन पे उन्होंने क्या किया कर दिया था,
इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पूरी तरीके से यानी कि कम कर दिया था। अब देखिए, मान लीजिए यदि कोई दूसरा कंट्री अपना एग्रीकल्चरल वाले सामान को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इंडिया में लाके बेचना चाहता है, तो क्या वो तो बेच लेगा अपना, लेकिन क्या इंडियन मार्केट फैल पाएगा? इंडिया के लोगों के लिए नहीं फैल पाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग कंट्री के लोग अपने सामानों को लाके यहाँ पे बेचना शुरू कर चुके थे, वो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, और उस पर गवर्नमेंट ड्यूटी जो था ना, सरकार ने क्या किया था, बहुत ही इम्पोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने बहुत ही कम कर दिया था, यानी कि रिड्यूस कर दिया था। इसके कारण वो लोग यहाँ पे आके अपने सामानों को बेच रहे थे, जिसके कारण हमारे इंडिया का सामान बिक ही नहीं पा रहा था। उसके बाद रिमूवल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जिसको हम लोग MSP भी कहते हैं, इनको हटा दिया गया था, यानी कि किसानों को अपने फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा था। एंड लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, और जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन था, यानी कि आप इतने ही सामान को बेच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते हैं, इनको भी उन्होंने हटा दिया था। यानी कि अब बाकी कंट्री वाले लोग जितना चाहते थे वो इतना सामान लाके भारत में बेच सकते थे, यानी कि अंधाधुन वो अपने सामान को इंडिया में लाते थे और बेचते थे, जिसके कारण हमारे इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को उतना बढ़ावा नहीं मिल पाया। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के फील्ड में गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत ध्यान कम दिया था। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर हमारा अगले वाले क्लास में होगा रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री के मामले में क्या क्या बदलाव किए गए, क्या क्या रिफॉर्म लाए गए, इनके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।